स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर करेंगे मैथ्स। अच्छा, मैथ्स तो बहुत सारों ने पढ़ा रखा है। नहीं भाई, हम करेंगे एमपीपीएससी मेंस का मैथ्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सिलेबस दिया गया है, बहुत ही आसान बातें हैं। और आसान होने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें पूरे प्रश्न बनाने हैं। जितने भी प्रश्न एमपीपीएससी मेंस में पूछे जाएं वो प्रश्न हमारे बनने चाहिए। अब आपने देखा होगा कि हमारे सिलेबस में 300 नंबर में थर्ड पेपर आता है। थर्ड पेपर कितने नंबर का है? 300 नंबर का, और 10 यूनिट में उसे बांटा गया है। तो मैथ्स यानी कि गणित को कितने नंबर मिलते हैं? वहां से मिलते हैं 30 नंबर, और ये एक बड़ी संख्या है। अच्छा, इस 30 नंबर का एक फायदा क्या है कि यहां अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपका एक भी नंबर कम नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन एक प्रोसेस के थ्रू, एक जो आपको दी गई है प्रणाली, उसके थ्रू अगर आप करके आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यानी कि 30 आउट ऑफ 30 आप यहां से बना सकते हैं। आपके पास बहुत लोड कम हो जाएगा। 30 नंबर में से 30 नंबर आपके पक्के हैं, उसके बाद फिर आपकी तैयारी और हमारे प्रयास। ठीक, तो इन 30 नंबरों को पूरा करने की प्रक्रिया है जो कि आप जानते ही होंगे, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यही तो अपनी अखंड अचूक नुस्खे हैं। तो इस सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। भैया, हमारा जो एमपीपीएससी मैथ्स का सिलेबस है वो है 10th लेवल का। यहां पर वो हमसे सबसे पहले पूछता है नंबर सिस्टम, अर्थात संख्या पद्धति, फिर पूछता है इकाई मापन की विधियां, फिर पूछता है लाभ, हानि और प्रतिशत, फिर पूछता है विभिन्न जैसे मध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह, प्रादर्श के प्रकार। ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे मेंस के सिलेबस में बताई गई है, जो कहां पर पूछी जाती है? 10वीं के स्तर की परीक्षाओं में पूछी जाती है। और अगर आप 10वीं के स्तर के क्वेश्चन भी नहीं बना पाते तो आपको भी पता है कि आप में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन कोई इश्यू नहीं। कमी को पूरा करने के लिए तो हम यहां पर आए हैं। इन 30 नंबर में से 30 के 30 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, उसकी योजना सीधी और सिंपल है कि हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। इन प्रकार के या इस सिलेबस से पिछले सालों में पूछे गए प्रत्येक प्रकार के प्रश्न को यहां डिस्कस करेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे आने वाले संभावित प्रश्नों को। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैथ्स क्या है? मैथ्स है लगातार प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्री में इससे पूरी तरह से 100 के 100% क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि प्री का सिलेबस अलग है और मेंस का सिलेबस अलग है। मेंस बहुत आसान है, एक छोटे से टॉपिक में हमारी सारी बातें कवर हो जाती है। ठीक, तो आप प्री को या अन्य एग्जाम की भी मैं यहां पर गारंटी नहीं ले रहा हूं। मुश्किल से हो सकता है 50%, 60% या कभी कभी 100% क्वेश्चन भी प्री में यहां से आ जाए, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन गारंटी लेता हूं कि मेंस में आपका एक भी प्रश्न हमने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न मतलब ये नहीं कि आप लेके बैठ जाओ भैया कि सर आपने तो 13 लिखवाया था और वहां पर जब वो आया तो 17 लिखा गया। नहीं, मैं बोल रहा हूं प्रकार, जिस प्रकार के प्रश्न यहां हम हल करेंगे उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वो प्रोसेस तय करेगी 30 में से 30 नंबर। तो अगर आपको 30 में से 30 लाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप उससे ज्यादा ला सकते हैं तो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। सिंपल सी बात। अब हमारा पहला ही जो टॉपिक है यहां पर वो है नंबर सिस्टम। ठीक, तो इसको कवर करते हैं अब हम कि आखिर हमारे 30 में से 30 नंबर कैसे आएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि हमें ये पता हो कि नंबर क्या होता है। भैया, संख्या होती क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि जिस नंबर सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो नंबर क्या होते हैं? किसी भी चीज को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए, उसकी मात्रा निकालने के लिए आदि चीजों में जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं।
ठीक, अब आप नंबर समझ गए। अब इस नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो इस नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? प्राकृत संख्याएं कवर करेंगे, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी, परिमेय संख्या, अपरिमेय, कॉम्प्लेक्स, सम, विषम, प्राइम, कॉम्पोजिट और कोप्राइम। ठीक, अगर ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे तो हमारे सामने ये श्योरिटी हो जाएगी कि यहां से यानी कि नंबर सिस्टम से एक भी हमारा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं की तो वे सभी संख्याएं जो सामान्य रूप से मौजूद होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 इससे लेके इनफाइनाइट तक, ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहां से प्रश्न कैसा बनेगा? तो आपसे अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछा जाता है कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको क्या पता है कि पहली 50 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 से लेके 50 तक। तो क्या आप सबको जोड़ने बैठोगे? नहीं, यहां पर एक फॉर्मूला है n+1/2। अगर आपका ये फॉर्मूला पता है, आपको ये फॉर्मूला पता है, तो आपको सभी संख्याओं को जोड़ने की जरूरत नहीं। भैया क्या करेंगे कि पहली 50 अगर उसने बोला है, क्या बोलेगा वो कि पहली 50, तो यहाँ जो पहली 50 में 50 संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 50 तो क्या हो जाएगा हमारा n, मतलब जितनी संख्याओं को हम जोड़ेंगे वो हो जाएगा हमारा n। ठीक, तो n क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है सर, अब n+1 मतलब इस 50 में एक जोड़ना है तो क्या हो गया? 51 हो गया, और डिवाइड बाई 2 तो 50 गुणा 51/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 50 कटा 25, 25 इंटू 50 कितना हो गया? 25 एकम 25 का 5, 25 पंच 125 और 2 यानी कि 127। ठीक, तो ये कितना हो गया? 1275 हो गया। तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो गया? 1275 हो गया। सर हम कैसे मान लें? तो जोड़ के देख लो भैया, घर पे फ्री बैठे हो, 1 से लेकर 50 तक की सारी संख्याओं को जोड़ लो, पता लग जाएगा कि 1275 ही आएगा। ठीक, फिर तो मान लोगे? मान लो। लगाओ अभी घर पे बैठ के 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ो और फिर मिलाओ कि हाँ भैया यही आ रहा है। सर जरूरी वो 50 ही पूछेगा? अगर 50 नहीं पूछा, उसने पूछा पहली 99 संख्याओं का योग, तो n की वैल्यू हो गई है 99, n+1 हो गया 100, मतलब 99 गुणा 100/2। 2 से ये कटा 50, 50 नाम 450 की शून्य आता है 45, 50 नाम 450 और 45 495, 3950 वैल्यू आ गई। हम कैसे मान लें? जोड़। ठीक, तो ये बात आ गई पहली n प्राकृत संख्याएं। n मतलब जितनी भी वो बोल देंगे, पहली 50 प्राकृत संख्याएं, पहली 55 प्राकृत संख्याएं, तो वो आप आपके हिसाब से देख लेना। बस n में रखना है जो वैल्यू वो दे, उसमें n+1 जोड़ना है, उसको इंटू कराना है यानी कि गुणा कराना है पहली n संख्या से, डिवाइड करना है 2 से और आपको प्राप्त हो जाएगा जोड़। इससे क्या होगा? आपका समय बचेगा। भैया एग्जाम में अगर आप सब जोड़ने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन आप क्या करना है कि जब भी मेंस के लिए आप उत्तर लिख रहे हो, जैसे कि यहां तो कुछ नहीं है, जब प्री में आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट सॉल्व करना, पीछे रफ कॉपी में और आंसर लिख देना। लेकिन जब आप मेंस में सॉल्व करोगे तो क्या करोगे कि ये क्वेश्चन उतारना सबसे पहले तो, या नहीं भी उतारो तो बोल देना कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग, जैसा कि हमें ज्ञात है कि n प्राकृत संख्याओं का योग इज इक्वल टू n+1/2। अब यहां हमें दिया हुआ है n का मान इज इक्वल टू 50, तो उस 50 को n की जगह रख देना, 50 इंटू 51 आ जाएगा बटे में 2। ठीक, ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अरे सर अगर मान लो उसने पूछ लिया कि n प्राकृत संख्याएं नहीं पूछी, बल्कि यूं पूछ लिया कि n जो पहली n प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का योग क्या होगा। सर आपने हमें बताया नहीं, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे बता रहा हूं भैया, पहली जो n प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग एक फॉर्मूला से निकाला जाता है जो कि है n+1 2n+1/2। भैया अब
सर हमें रख के दिखाओ आप मान, जैसे आपने पहले 50 रखा था, फिर 51 रखा था, फिर 99। मैं नहीं रखूंगा। अब खुद मन से कोई भी संख्या सोचो, जैसे कि अब हम सोच लेते हैं कि पहली 10 प्राकृत संख्या है, तो n की वैल्यू हो गई 10, n+1 यानी कि 11, और 2n+1 यानी कि 2 × 10 यानी कि 20 + 1 यानी कि 21 बटे में 2 से ये भाई साहब कटे तो आ गया 5, 5 से 11 हुआ 55, 55 × 21 यानी कि 21 5 105 का 5 आता है 10, 21 5 105 और 10 115। हम कैसे मान ले, जोड़ो, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी क्या। अब भैया 10 नहीं आया 50 आ गया, मुझे तो सर इतना गुना आता ही नहीं, तो भाई तू पीएससी मत कर, ठीक कर भाई कर, पीएससी तो करना है ना। मैथ्स नहीं आती तो भैया अधिकतर जो आईएएस है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर, वो क्या मैथ्स से लेके बैठे हैं, इंजीनियर है नहीं है, अधिकतर आर्ट्स वाले, और आर्ट्स वालों की मैथ्स कैसी होती है आपको पता है ना। तो बस फिर हमें डरना नहीं है मैथ्स से भैया, हमें तो 30 में से 30 नंबर चाहिए, मेहनत करेंगे लेके आएंगे। अब भैया पूछ लिया कि सर वर्ग भी नहीं पूछा उसने, पूछ लिया कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या है, फिर क्या करोगे, घन मतलब उनके क्यूब का योग क्या है, कि भैया 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, इन सब का योग क्या है, हमें नहीं पता सर। तो मैं बता रहा हूं सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने पहली n प्राकृत संख्याओं लिखी थी, n+1 / 2, इस सारे का कर दो स्क्वायर, ठीक। तो आपकी पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकल जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं और सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं कि पहली 3 प्राकृत संख्या, तो पहली 3 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो 1 की घात 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 3, इनका योग कितना होगा। अब हम पहले निकालते हैं फॉर्मूला से, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, क्यों, क्योंकि पहली 3 प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, तो n की वैल्यू हो गई 3, n+1 हो गया 4 और / 2, इससे ये घटा, आंसर आ गया 6, ठीक। आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। और इसकी लगानी है अपने को स्क्वायर, यही तो हमारा फॉर्मूला है कि इसके पूरे का स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक। हमारी वैल्यू आ गई 36। अब हम कैसे मान लेंगे सर घनों का योग यही होगा, तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 1 की घात 3 मतलब 1, ठीक। 2 की घात 3 मतलब 8 है ना, 2 × 2 × 2 8, और 3 × 3 × 3 27। हाँ सर 27 और 8 35 और 1 36। सर यही तो हमारा आया था, तो यही तो मैं बोल रहा, ठीक है ना। तो n प्राकृत संख्याओं के 1, 2 या 3 घातों का योग अभी हमने समझ लिया। हाँ सर समझ लिया, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि वो एसएससी की एग्जाम नहीं लेने बैठा है, वो चाहता है केवल एक बेसिक नॉलेज, ताकि आप अगर कभी दुविधा हो तो कैलकुलेशन तो कम से कम कर सको। यही तो चाहता है यार एमपीपीएससी, आपसे अधिकारी बना रहा है, आपको वो सीए वगैरह नहीं बना रहा है, ना ही आपको कोई ऐसा एजेंट बना रहा है जो दिन भर बैठ के बस जोड़ घटा जोड़ घटा जोड़ घटा, नहीं नहीं, अधिकारी बन रहे हैं, अधिकारी की तरह ही आपसे बिहेव किया जाएगा, कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। अब भैया हमारे सामने अगली टर्म आती है पूर्ण संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं थी इनमें आर्यभट्ट साहब को जोड़ दो। आर्यभट्ट साहब मतलब 0 को जोड़ दो, 0 का आविष्कार आर्यभट्ट साहब ने ही तो किया था, तो ये हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक। अब भैया सर ने अगर उसने पूछ लिया कि पहली n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, उसने पूछ लिया कि पहली 50 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो भैया पहली 50 मतलब 49 संख्याएं होंगी, 49 तक जाएगा ना अपना नंबर, कि 50 तक जाएगा। जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 तक अगर पहुंचेंगे तो 2 हो जाएगी, तो जब 50 तक पहुंचना होगा तो 49 तक जाएगी। ये फॉर्मूला हमारा जो प्राकृत वाला था n+1/2 में रखो, काम खत्म करो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। अब भैया स्क्वायर में भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एक संख्या कम करनी, हमारी पूर्ण संख्या की वैल्यू निकल जाएगी। अगली बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं, पूर्णांक की। सर पूर्णांक क्या समझ नहीं आ रहा सर, इंटीजर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं
तो इसके इंग्लिश टर्म्स निकाल ले क्योंकि वह आसान रहता है याद रखने के लिए। लेकिन भैया हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमें तो याद रखना ही पड़ेगा। तो रख लो भैया कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है कि 0 से लेकर 1 2 3 4 तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या माइनस में जो वैल्यू रहती है वो पूर्णांक नहीं होती? होती है। तो भैया जब इधर की तरफ हम जाएंगे -1 -2 -3, तो जो संख्याएं इनफाइनाइट तक इधर और इनफाइनाइट तक इधर हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। ठीक, आसान था सर, हमने प्राकृत भी समझ लिया, पूर्ण भी समझ लिया, पूर्णांक भी समझ लिया। अब इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आप ज्यादा लोड ले रहे हैं कि सर इसकी संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, तो या तो वो पहली पूछेगा 0 से उधर की तरफ या इधर की तरफ वाली पूछेगा। अगर वो पूछेगा कि -50 तक हमें बताओ, तो बस जो हमारी वैल्यू आए उसमें माइनस लगा देना आगे। अगर वो पीछे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं पूछे तो माइनस लगा देना, और अगर आगे की तरफ पॉजिटिव साइड पूछे तब तो हमें। ठीक, अब आती है वास्तविक संख्या। भैया ये भी कुछ हद तक पूर्णांक संख्याओं की तरह ही है, माइनस से प्रारंभ होती है और प्लस की तरफ जाती है, लेकिन इसमें फ्रैक्शंस वैल्यू भी आती है, जैसे कि √4 भी आ जाएगा या अन्य और भी चीजें इसमें आ जाएंगी, पॉइंट्स में भी आ जाएंगे 4.23। तो ये भी क्या है? रियल नंबर है। ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हो वो क्या है? रियल नंबर है। भैया सीधे ही तो क्लियर हो रहा है, वास्तविक यानी कि रियल। अब अगली आती है इमेजिनरी नंबर। ठीक, इमेजिनरी नंबर सर ऐसी कौन सी है जो काल्पनिक है? हमने देखी नहीं सर, अब तक पता नहीं सर कौन सी है। तो भैया आपने देखा होगा कि कभी कभी -√16 लिखा होता है, इसे इधर निकालेंगे सर, माइनस तो बाहर आएगा नहीं रूट से, फिर क्या करेंगे सर? 4 को तो निकाल लिया, अब अंदर बैठ गया, बच गया -1 अंडर रूट में। तो इस -1 को प्रदर्शित करने के लिए आयोटा यानी कि आई का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आयोटा का। आयोटा आई मतलब क्या होता है? रूट अंडर रूट -1। ठीक, अंडर रूट -1 क्या है? आयोटा है। तो ये क्या है? एक इमेजिनरी है कि जहां भी आई दिखाई देगा हम अंडर रूट -1 उसे मान लेंगे। ये हो गया भैया हमारा क्या? इमेजिनरी नंबर। अब क्या हुआ कि भैया सामने वाला बैठा है पागल, पागल नहीं बैठा, बहुत इंटेलिजेंट है, पर उसने क्या सोचा कि बच्चों को उलझाता हूं, तो उसने क्या करा? 4 + 3i लिख के दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इस प्रकार के नंबर को क्या बोला जाता है? क्या पूछ लिया कि इस प्रकार के नंबर को क्या बोला जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, मतलब हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, बस ये लिख दो। कॉम्प्लेक्स ऐसे नंबर जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को दर्शाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक, कठिन नंबर कहलाते हैं। भैया सर हमें समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कठिन नंबर है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं लिखेंगे। अरे लिखेंगे सर, हमें नंबर चाहिए, हमें 30 में से 30 लाना है। कितने लाना है? 30 में से 30 लाना है। तो ये हो गया हमारा रियल और ये हो गया हमारा इमेजिनरी। अब भैया अगला आ गया सम और विषम। आसान है, बहुत आसान है। अब सम संख्या, तो भैया ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, जिसमें 2 का भाग चला जाए। अरविंद केजरीवाल सर ने ऑड इवन लागू करा कि एक दिन गाड़ी ऑड चलेगी, एक दिन इवन चलेगी। बैठे वहां पे एक कागज लेके, तुम्हारी संख्या में 2 से भाग जा रहा है, चलो निकलो। 2 से भाग नहीं जा रहा है, रुक जाओ भाई, कल जाना। ठीक है, तो 2 से अगर भाग जाता है तो वो कहलाती है सम संख्या। जैसे कि अभी हमारी संख्या है 6, क्या इसमें 2 से भाग जा रहा है? हाँ भैया, 2 3 6। अगली संख्या 7, सर भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, 2 3 6 पे रुक जाता है, फिर 2 चौका 8 आता है, सर नहीं जा रहा सर। तो ये क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी, जो कि अभी हम देख लेंगे। तो सम संख्या जिसमें 2 से भाग जाता है वो क्या कहलाती है? सम कहलाती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? वन लाइनर पूछेगा कि सम संख्या को परिभाषित करो, तो क्या लिखोगे? ऐसी सभी संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, आपको भी पता है पीएससी केवल परिभाषा पे जाएगा अगर जाएगा तो, और अगर आपकी परिभाषा थोड़ी बहुत बेहतर होगी तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर ऊट पटांग होगी तो ऊट पटांग नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो भैया 2 से डिवाइड किया जिस चीज को अगर पूर्णतः विभाजित हो गई, कुछ बचा नहीं बाद में, तो क्या हो जाएगी? सम संख्या। और अगली है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, तो जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देख लिया 7 का, उससे पहले 6 क्या था? सम संख्या थी। अब भैया अगली बात आती है हमारे प्राइम नंबर की। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की अगर आप परिभाषा की बात करोगे तो उसकी परिभाषा लिखना कि ऐसी कोई भी संख्या जो केवल एक और स्वयं वो संख्या केवल इन 2 से डिवाइड हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या? कि कोई संख्या जो केवल या तो 1 से डिवाइड होगी, एक जैसे नंबर 1 से डिवाइड होगी, या फिर स्वयं उसी संख्या से डिवाइड होगी, तब वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि आपने यहां ले लिया 3, तो 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ सर। क्या उसी संख्या यानी कि 3 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ सर, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा नंबर। क्या इसके अलावा और किसी से डिवाइड कर सकते हैं? पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या से? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं 7 की, तो 7 1 से भी डिवाइड है, क्या 2 से डिवाइड है? नहीं सर, 2 3 6। 3 से डिवाइड है? नहीं सर। 4 से? नहीं सर। 5 से? नहीं सर। 6 से? नहीं सर। 7 से? हाँ सर। तो केवल एक और उसी संख्या से अगर वो डिवाइड है तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। सर अगर वो 3 से भाजित, अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, जैसे कि हमारा 8, तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और स्वयं 8 से भी। तो ये तो सर 4 से हो रहा है, तो फिर सर ये हो जाएगी क्या? भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर हो जाएगी, मिश्रित संख्या या भाज्य संख्या। आप इसको कंपोजिट क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये 1 से ज्यादा इंटीजर से मिलकर बनी होती है। ये 4 इंटीजर से मिलकर बनी है, 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। वैसे तो 3 से मिलकर बनी है, लेकिन अगर हम इसे बार बार तोड़ेंगे तो इसके 4 भाज्य निकल कर आते हैं। तो ठीक, ये क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो हमारा जो कंपोजिट नंबर है अर्थात भाज्य क्या होगा कि कोई संख्या अगर एक स्वयं उसी संख्या और अन्य किसी संख्या से भी भाज्य हो, यानी कि उसमें भाग चला जाता हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी भाज्य संख्या। ठीक, बहुत आसान था सर। प्राकृत भी समझ गए, पूर्ण भी समझ गए, पूर्णांक तो बहुत अच्छे से समझ गए, वास्तविक भी, इमेजिनरी भी, परिमेय भी, अपरिमेय भी। नहीं सर, अभी परिमेय अपरिमेय नहीं समझा, समझेंगे। कॉम्प्लेक्स समझ गए, सम समझ गए, विषम समझ गए, अभाज्य समझ गए, भाज्य समझ गए। अब बात आती है कोप्राइम की। किसकी बात आती है? कोप्राइम की। कोप्राइम मतलब सह अभाज्य, अभाज्य प्राइम, सह अभाज्य। सर ये कैसी संख्या? देखो हमने यहां पर ली 2 संख्या, 21 ले लिया और ले लिया 24। ठीक, इस 21 और 24 को अगर हम देखेंगे तो 1 से भी भाग जा रहा, 3 से भी भाग जा रहा, 7 से भी भाग जा रहा, ठीक, 21 से भी भाग जा रहा, फिर आता है 24, 1 से भी भाग जा रहा, 3 से भी जा रहा, 4 से भी जा रहा, 6 से भी जा रहा, 8 से भी जा रहा, 12 से भी जा रहा और 24 से भी जा रहा। इसमें सर 1 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है। अगर कोई संख्या जिसके अगर भाग तोड़े जाएं तो अगर 1 से अधिक उसमें इंटीजर्स मिलते हैं तो वो कोप्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है? कोप्राइम नंबर नहीं है। अब सर फिर कोप्राइम नंबर है क्या? तो एक हमने ले लिया 7 और एक ले लिया 8, या कोई बड़ी संख्या ले लो भैया, एक ले लिया 13 और एक ले लिया 19, ठीक, और कुछ ले लो, 21 ले लो, आपका मन है 21 सर अभी लिया था, 21 ले लिया, जो आपकी मर्जी। अब 13 को हम तोड़ेंगे, सर 1 से भाग जा रहा है और 13 से जा रहा है, और
21 को अगर तोड़ेंगे तो 1 3 7 और 21 4 से जा रहा है, लेकिन सर यहां पर केवल एक ही ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या। मतलब दो संख्याएं अगर एक साथ भागित की जाए और उनको भाग देने पर जो हमें वैल्यूज मिलती है, जो इंटीजर्स मिलते हैं, अगर उनमें दो से कम मतलब केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, कॉमन गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, क्लियर। अब हमारे पास बच गया परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक, क्या बच गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या। सर कोप्राइन की परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब दो संख्याओं को भाजित किया जाता है तब अगर उन संख्याओं के फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड एक से अधिक ना मिले तब वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है भैया, बहुत आसानी से समझ गए सर सारी की सारी टर्म्स। अब परिमेय समझा दो, अपरिमेय समझा दो और हमारी वो छुट्टी। नहीं सर, उसके बाद थोड़ी बहुत बातें और करेंगे। परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं समझने के बाद एक दो चीजें और हैं जिन्हें अगर हमने समझ लिया तो हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट, यानी कि 6-7 जो टॉपिक सिलेबस में है उनमें से एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट। ठीक, आगे आने वाली कुछ क्लासेस ऐसी भी होगी जहां एक दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे और कोई ऐसी होगी जो 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन सर समझना तो है ना। हाँ सर समझना है, समझाओगे तो समझेंगे। तो पहली बात परिमेय संख्या की। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी कोई भी संख्या जिसे p बटे q या x बटे y या a बटे b। सर ये a b p q ये क्या है, ये केवल सिंबल्स है जो दर्शाते हैं अपनी परिभाषा को। तो आप लिख देना कि ऐसी कोई भी संख्या जो x बटे y में दर्शाई जाए वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी कोई भी संख्या जो p बटे y में दर्शाई जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जैसे 2/5। अगर आपको इसको नॉर्मल लिखेंगे तो 0.4 आएगा, लेकिन आपको पूर्ण संख्याओं के रूप में इसे प्रदर्शित करना है तो आप क्या लिखेंगे, 2/5। या जैसे आप 40 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 40 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 20/200/50। ठीक, ये आप लिख देते हैं। ठीक, तो आपका 40 आ जाता है। लेकिन सर नहीं, अगर ये भाग हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब एक अगर आंकड़ा आ गया हमारे पास पूर्ण संख्या तो ये परिमेय संख्या नहीं है। आंकड़ा पूर्ण संख्या में नहीं आना चाहिए। जैसे हम 5 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0.4 आ रहा, जो कि पूर्ण या प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ये परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/7 या कोई भी ऐसी संख्या जो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को डिवाइड ना करे, और अगर डिवाइड करे तो भी पूर्ण संख्या में हमें आंसर ना मिले तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है सर, समझ गए। आंसर लिखोगे या जब परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q में दर्शाने पर और अंततः जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या ना प्राप्त होने पर कहलाने वाली संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ठीक, आसान था सर। परिमेय समझ गए। अब अपरिमेय, अपरिमेय ऐसी संख्या जो p/q में तो प्रदर्शित नहीं हो सकती है। ऐसी कोई भी संख्या जो p/q में प्रदर्शित ना हो। वैसे होने को तो हर संख्या प्रदर्शित हो सकती है, लेकिन कुछ संख्याएं जैसे कि √3, इसे कैसे लिखोगे आप परिमेय में, नहीं लिख सकते ना। p/q में कैसे शो करोगे, और करोगे तो बहुत मेहनत करके करोगे। आप ठान ही ली कि सर मेरे को तो p/q में करना ही है, चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज मैं p/q में करके रहूंगा, तो फिर कर दोगे। ऐसे तो नहीं करोगे ना नॉर्मल के √3 को आप p/q में बदलोगे। √5 क्या इसे बदल सकते हो, नहीं। आयोटा जो अभी हमने देखा था √-1, तो क्या इसे बदल सकते हो, तो नहीं। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे सामान्य तौर पर p/q में ना दर्शाया जाए वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अब हमारी सारी यहां से जितनी भी टर्म हमने देखी थी सारी की सारी हो गई कंप्लीट। क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। हम तो सर नंबर सिस्टम सारा समझ गए।
हाँ भैया, समझ गए आप सारा का सारा नंबर सिस्टम। लेकिन एक दो बातें और है जो समझ लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो क्या है कि स्थानीय मान जो कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं वो क्या होता है। जैसे कोई संख्या लिख दी 2345, तो आप कभी भी इसे पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, ये हो गई इकाई, ये हो गई दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार। तो अगर आपसे पूछे इस 2345 में कि 2 का स्थानीय मान क्या है, क्या पूछे कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या लिखोगे 2000। क्या लिखोगे 2000। 3 का पूछे तो आप लिखोगे क्या सैकड़ा। 4 का पूछे तो क्या लिखोगे दहाई। ठीक, तो इस तरह से आप स्थानीय मान जैसी छोटी सी बात भी समझ गए। अब सर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन सर हमने जो पढ़ी है वो तो 1 से 9 तक पढ़ी है, गिनती हमें 100 तक सिखा देते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो इनके अलावा हमने कभी कोई अंक नहीं देखा। 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक ही हमने अंक देखे हैं। जब हम 10 पढ़ते हैं तो ये दोनों संख्या आ जाती है, 99 पढ़ते हैं तो ये संख्या 2 बार आ जाती है। ऐसा क्योंकि ये है मूलभूत अंक, यानी कि फंडामेंटल नंबर्स, यानी कि बेसिक नंबर्स। क्या है ये मूलभूत नंबर है। और जो ये 99 बना है, ये 10 बना है, ये क्या है व्युत्पन्न नंबर है। क्या है व्युत्पन्न नंबर, जिनकी उत्पत्ति किनके द्वारा हुई है, मूलभूत अंकों के द्वारा। अब आपसे पीएससी पूछेगी कि मूलभूत अंक क्या होते हैं, तो वे सभी अंक जो केवल एकात्मक रूप से प्रदर्शित किए जाएं और जिन अंकों से अन्य अंकों की उत्पत्ति होती हो वो क्या कहलाते हैं, मूलभूत अंक कहलाते हैं। और जब पूछ ले कि व्युत्पन्न अंक क्या होते हैं, तो क्या लिखोगे कि मूलभूत अंकों के द्वारा जिन अंकों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि 0 से लेके 9 तक के अंकों के द्वारा जिन अंकों की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न अंक कहलाते हैं। सर कब खत्म होगा, पढ़ाया जा रहा है, नंबर सिस्टम है कि क्या है। तो बस थोड़ी सी बात और फैक्ट है, पढ़ लेते हैं कि नंबर सिस्टम को मुख्यतः कुछ रूपों में बांटा गया है, जिनमें है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेव और हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूं कि डेसिमल जो होता है उसका मतलब होता है दशमलव। ठीक, हेक्सा का मतलब होता है 6। आपने अगर मोबाइल का ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो स्मार्टफोन का तो आपने सुना होगा हेक्साकोर प्रोसेसर। ऑक्टेव का मतलब यहाँ ऑक्टा का अर्थ है 8। आपने सुना होगा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, लैपटॉप वगैरह में भी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर्स का यूज होता है। ठीक, और बाइनरी अर्थात 2 संख्याएं। अब इस बाइनरी में 0 और 1 केवल ये 2 संख्याएं होती हैं जिनसे हमारी कंप्यूटर पर आधारित अधिकतर लैंग्वेज संचालित होती है। डेसिमल में सर दशमलव में सारी वो संख्याएं जो कि हमारी मूलभूत संख्याएं थी 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हो गई हमारी डेसिमल नंबर। ऑक्टेव 0 से लेकर 8 तक, सर इसका क्या यूज होता है, ये कुछ विभिन्न जो लैंग्वेज होती है, विशिष्ट लैंग्वेज होती है, उनमें प्रयुक्त किया जाता है ऑक्टेव का। और हेक्साडेसिमल तो सर डेसिमल की 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, और हेक्सा यानी कि ABCDEF 6 संख्याएं ABCD से ABCDEF, और डेसिमल की 10 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इनका प्रयोग करके किसी परिभाषा को या किसी लैंग्वेज को शो किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, हेक्साडेसिमल। इस नंबर सिस्टम को आप आराम से समझ गए। आज हमारा संपूर्ण नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। अब टॉपिक में बात करेंगे इकाई की माप, यानी कि मापन की प्रमुख इकाइयां। ठीक, पहला टॉपिक आपका आराम से कवर। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाओ, भर भर के बताओ कि सर ये दिक्कत है, ये समझाओ। मैं किस लिए बैठा हूं, आपको समझाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।